बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 9 जुलाई है, दिन है जुमेरात का और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, बस बहुत हो गया, इमरान खान का ट्विटर अकाउंट ऑन और ट्विटर अकाउंट से किस किस्म की ट्वीट्स और इमरान खान के माजी के बयानात, इनकी अहमियत क्या है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफिन को किस तरह से लॉन्च किया गया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के मुकाबले में जो लोग इस वक्त आपको मैदान में नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है और किस तरह से कुछ लोगों को गद्दार वतन डिक्लेयर किया जा रहा है ऐसे वक्त में जब बलूचिस्तान लहू लहू है। तहरीक इंसाफ, मुखालफिन और मुल्क के अंदर के जो हालात हैं वो बड़ा सियासी मंजरनामा हमारे सामने क्या पेश कर रहे हैं, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूँगा। और इम्पोर्टेड क़यादत नामंजूर, अलीमा खान का पैगाम। और दोस्तों, तहरीक शुरू करो, ये नारा है अलीमा खान का। ये तहरीक को कब शुरू किया जाएगा और इसके सियासी मकासद क्या हैं, तहरीक लीड करने वाले क्यों लापता हैं और तहरीक अगर शुरू हुई तो उसका अंजाम क्या होगा। हमने 3 मरतबा इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सड़कों पे आते हुए देखा। मंजिल बहुत करीब थी लेकिन कुछ लोगों ने दगा किया। इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूँगा। और ये जो ट्विटर ऑन करने की स्ट्रेटजी है, इससे क्या कुछ अचीव किया जा सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करूँगा। इम्पोर्टेड क़यादत नामंजूर और बलूचिस्तान लहू लहू है, ये भी तमाम खबरें शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे तहरीक चलाने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली है। देखें, अब तो आपके मुखालफिन भी आपको ताने दे रहे हैं। आपको याद होगा कि असम्बली के फ्लोर के ऊपर एक साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे से इमरान खान की रिहाई, तहरीक चलाना ये तुम्हारे बस की बात नहीं है तो ठेके पे दे दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस तहरीक को और लोग इमरान खान को रिहा करवा कर ही दम लेंगे। ये वो सवाल है जो आज आपके नाकदीन भी आपसे पूछ रहे हैं कि तुमने इमरान खान की रिहाई की कसम खाई, तुम्हारे पास मैंडेट था, लेकिन तुम लोग अपनी मरात के बिल को पास करवाने में लगे हुए हो। अलीमा खान के जो सवालात हैं दोस्तों, ये वही सवालात हैं जो पिछले 3 वर्षों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमहूरियत और जो लोग इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ चाहते हैं वो भी आपसे यही कर रहे थे। आज ये सवालात का जवाब तो दूर की बात है, आप इन सवालात को सुनना भी नहीं चाहते। लेकिन अलीमा खान अकेले अपनी बहनों के साथ इमरान खान की इस रिहाई तहरीक को चला रही हैं। आज उन्होंने लीडरशिप को जो पैगाम दिया है, इसके बाद तहरीक इंसाफ को ये सोचना होगा कि ईद भी गुजर गई, रमज़ान भी गुजर गया, मुहर्रम भी गुजरने वाला है और नया साल आने वाला है, तो आपकी तहरीक आखिरकार कब चलेगी। पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में अगर मेरे भाई खेलना है तो खेलते रहो, लेकिन इमरान खान के इस मैंडेट के साथ तुमने दगा करने की जो पॉलिसी बनाई है, अब इसे तर्क करने का वक्त हुआ चाहता है। और वर्कर और बाकी जमात के जो लोग हैं उन्हें ये सोचना होगा कि इन्होंने किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो अवामी जमात है इससे कब्ज़ा छुड़वाना है। उन लोगों का जो मैंडेट इमरान खान का, लेकिन तहरीक वो किसी और की चलाएंगे और इमरान खान के लिए अब तो कोई बात भी नहीं करता। अलीमा खान की गुफ्तगू सुने। और दोस्तों, अलीमा खान का कायदीन को पैगाम क्या है और जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो केस चल रहा है, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जो भी इमरान खान की बात करता है, चाहे वो घर से है चाहे घर से बाहर से है, उसके मुकदमात को ना पहिए लग जाते हैं। और अलीमा खान के साथ भी यही हो रहा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर थाना सादकाबाद का ये केस है। पहले कार्रवाई सुनने क्या हुआ, फिर अलीमा खान के पैगाम की तरफ जाते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर थाना सादकाबाद एहतजाज केस में अलीमा खान के खिलाफ मुकदमे की समाअत 10 जुलाई जुमे तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने डिफेंस गवाह फतेहुल्लाह एडवोकेट का बयान रिकॉर्ड करने की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उनका बयान कलमबंद कर लिया। सरकारी वकील कल गवाह पर जरा करेंगे, जबकि मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल होने का इम्कान है। अदालत ने अलीमा खान समेत तमाम 11 मुलजिमान को कल तलब कर लिया है और समाअत जज अमजद अली शाह ने की है। देखिए कितनी तेज़ी के साथ ये केस जो है वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन इमरान खान की दरखास्तों के ऊपर जब तक सिस्टम आपके कंट्रोल में नहीं था, आपने एक दिन भी दरख्वास्त जो है वो आगे नहीं बढ़ाई, समाअत मुकर्रर नहीं की। और क्योंकि वो लोग जो इस तहरीक को लीड कर रहे हैं, अलीमा खान क्योंकि लीड कर रही थी, अब उनको भी सज़ा देने का वक्त हुआ चाहता है। अलीमा खान को खुदा न खास्ता अगर सज़ा होती है तो फिर उज़मा खान लीड करेंगी। अगर उनके खिलाफ भी कोई मुकदमा बना दिया गया तो फिर नूरी नियाज़ी मौजूद है। अगर उनके खिलाफ भी मुकदमा बना दिया गया
तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना है कि उन्होंने करना क्या। देखिए, इन लोगों के होते हुए तहरीक इंसाफ की पिछले 1 बरस में आपको कोई कॉल नज़र नहीं आई। अलीमा खान ने उस दिन बड़ा वाजे कर दिया था कि खान साहब की ट्विटर अकाउंट को ऑन करें, पुराने बयानात को सुने और उसके ऊपर अमल करें कि जाओ जाकर स्ट्रीट मोबिलाइजेशन करो, देखो लोग क्या कर रहे हैं और इनको निकालो। पाकिस्तान में एक एहतजाजी कॉल तुम्हें देना है और बहुत जल्दी ये कॉल तुम्हें देनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं अलीमा खान की जो गुफ्तगू है जो उन्होंने की। इमरान खान का ट्विटर अकाउंट चलाएं ताकि उनकी आवाज़ लोगों तक पहुँचे। इमरान खान ने 3 साल तक इस निज़ाम की सख्तियाँ सिर्फ इसलिए झेली ताकि कौम हकीकी मायनों में आज़ाद हो सके। अब मसलतों और इंतज़ार का वक्त ख़त्म हो चुका। पूरी कौम को एक नुक्ते पर मुत्तहद होकर सड़कों पर निकलना होगा। पाकिस्तान को इमरान खान की ज़रूरत है, ना उनका इलाज करवाया जा रहा है और ना ही उनकी कैद तन्हाई ख़त्म की जा रही है। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि अगर आप इमरान खान के लिए कोई किरदार अदा नहीं करना चाहते तो गुज़श्ता साल उनकी जानिब से किए गए पैगाम और मौक़िफ़ पर ज़रूर तवज्जो दें। जो भी इमरान खान का ट्विटर अकाउंट मैनेज कर रहे हैं वो ख़ुद बताएं कि खान साहब चाहते हैं या नहीं कि अकाउंट से ट्वीट हो, क्योंकि उनका वज़न सिर्फ इमरान खान खुद उठा सकते हैं। आज हमने जज साहब से भी कहा कि हम आपकी आज़ादी के लिए भी खड़े रहेंगे। इंशाल्लाह हमें ऐसे जजों की ज़रूरत है जो ईमानदार हों और हमें इंसाफ फराहम कर सकें। पाकिस्तान की सरजमीन बहुत से अच्छे ईमानदार जजेस इसमें मौजूद हैं, लेकिन कई लोग मजबूरियों का शिकार हैं और बहुत सौ को धमकियाँ दी जाती हैं। ये एक आम सी अब एक रविश है इस हुकूमत की कि जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाता है। जान का ख़तरा, मुकदमात की तलवार और निज़ाम आपके साथ मुकाबला करता है और आखिर में निज़ाम जीत जाता है, क्योंकि कानून भी उनकी मर्ज़ी का होगा जो आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, आज एक और काम ये हुआ है पाकिस्तान के अंदर। फवाद चौधरी साहब अगर ये दूसरे कैंप में ना जाते और इंतज़ार कर लेते तो ये एक बहुत ही मजबूत आवाज़ थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। बड़ी नबी तुली बात करते हैं, लॉजिकल बात करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चार्जशीट इनके ख़िलाफ़ ये है कि इन्होंने मुँह छुपाया प्रेस कॉन्फ्रेंस और उस इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म पे नज़र आए जो पाकिस्तान में ताकतवरों का बनाया हुआ है। अगर ये काम ना करते तो यकीनन आज पार्टी के अंदर इनकी एक बहुत बड़ी और मजबूत आवाज़ होती और जिस अंदाज से अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है कि जितने लोग इस वक्त पार्टी के अंदर मौजूद हैं उनको इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से क्रिटिसाइज़ किया जाता है। इनके ऊपर भी यही इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान में ताकतवरों ने इनको तरीन साहब के साथ मिलने के लिए कहा, ये पार्टी छोड़कर वापस आ गए और जितना इन्होंने उनके साथ हुस्न सलूक किया उनका भी इतना ही हुस्न सलूक आपको इनके साथ नज़र आएगा। और फिर पार्टी के अंदर फवाद चौधरी साहब खान साहब के पास गई, उन दिनों की बात है जब उनकी मुलाकातें हो जाया करती थी और इसमें आपको याद होगा कि फवाद चौधरी साहब का भी एक केस के अंदर नाम था। तो खान साहब से उन्होंने जाकर कहा कि आप ज़रूर पार्टी को हदायत जारी करें, प्लीज़ इतना तो कर दें कि ये मुझे पार्टी के अंदर जो कोई ओहदा मिल जाए या कम अज़ कम मैं पार्टी के अंदर अपनी आवाज़, आपकी आवाज़ जो है वो उठा सकूँ। तो उस पर खान साहब ने कहा था कि पहले इन केसेस को मुकम्मल होने दो और मुझे बाहर आने दो, इंशाल्लाह मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा। खान साहब को भी पता था कि वो लोग जो पार्टी को छोड़कर चले गए मुश्किल वक्त में, जो लोग भाग गए, जिन्होंने इमरान खान, आपको याद है कि फवाद चौधरी साहब की जो मिसेज हैं उन्होंने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कितनी सख्त बातें की थी। आज फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू अगर आप सुने तो तहरीक इंसाफ को इस्टेब्लिशमेंट के नाम पर तनकीद तो होती है, लेकिन फवाद चौधरी साहब क्यों तनकीद कर रहे हैं ये सबसे अहम सवाल है। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि पीटीआई में जो बुज़दार मॉडल लगाया है इसका बहुत नुकसान हुआ। आज इमरान खान की रिहाई की बात कहीं पीछे रह गई। पीटीआई में ऐसी क़यादत इंपोर्ट की गई जिनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जैसी पार्टी से इत्तेहाद बनाया गया जिसकी लीडरशिप अलहदगी पसंदों के साथ है। आज तक जगज़ई और अख्तर मैंगल की तरफ से पंजाबियों की शहादत पर एक लफ्ज़ भी नहीं कहा गया। देखें, अगर आप इस पर तनकीद करेंगे, हम भी करते हैं ना कि तहरीक क्यों नहीं चलाते, पाकिस्तान की आवाम का मुकदमा क्यों नहीं लड़ते, महंगाई का मुकदमा लड़ो। अगर इमरान खान का मुकदमा नहीं लड़ सकते, अपोजिशन का ये काम होता है कि वो मुकदमा लड़े। अपोजिशन का ये काम होता है कि जब महंगाई की तलवार अवाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जाती है तो वो ढाल बन जाए। लेकिन हमें अपोजिशन, खान साहब के मामला तो बहुत दूर की बात है, हमें तो पाकिस्तान में अपोजिशन भी नज़र नहीं आती। आज अगर इस फैसले पर तनकीद हो रही है तो आप डायरेक्टली इमरान खान के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि ये फ़ैसला उनका था मेरे भाई। और तनकीद करो कि कॉल क्यों नहीं देते, तनकीद करो कि इमरान खान की रिहाई के लिए बात क्यों नहीं करते, तनकीद करो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान में जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है इस पर आज तक हमें कोई एक सिंगल कॉल नहीं नज़र आती जो इमरान खान की रिहाई के लिए या एहतजाज के लिए दी गई हो। तनकीद करो, इनके कंडक्ट के ऊपर करो। तनकीद अगर करनी है तो साबित करो
कि जिन लोगों ने इमरान खान की सेहत के ऊपर सियासत की, और उसमें चकजई साहब भी शामिल थे कि जनाब इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाद में साबित हुआ, हुकूमत की अटेंडरीज और उनकी प्रेस रिलीज से साबित हुआ कि खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक नहीं है। आज मुझे वैसे हैरानगी है कि सोहेल अफरीदी साहब को बोलना चाहिए, सोहेल अफरीदी साहब को सवाल करना चाहिए चकजई साहब से। उस वक्त उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की, वो क्या थी कि जनाब इनको गुमराह किया गया। यार ऑपोजिशन लीडर के आसपास लेफ्ट राइट लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान का सोशल मीडिया मौजूद है, पाकिस्तान में हुकूमत के अपने बयानात मौजूद हैं, इमरान खान का इलाज हो रहा है, इमरान खान की एक आंख ज़ाया हो गई। फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट ने भी ये स्टेटमेंट दी और आकर बताया कि इमरान खान को नज़र नहीं आता। तो उसके बाद भी अगर ये लोग कहें कि उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई, तो यकीनन ये सब मिलकर इमरान खान की रिहाई, ये जो बात उन्होंने की ना कि बुज़दार मॉडल, तो आप इमरान खान पर तनकीद कर रहे हैं ना। और अगर लोग कॉम्प्रोमाइज़ हैं, लगाने वाले कौन थे? खान साहब। तो आप इमरान खान पर तनकीद कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि लहदगी पसंद। देखें, कश्मीर की बात करने वाले को आज गद्दार कहा जाता है कि आप किसके साथ हैं। बलूचिस्तान में हकूक़ की बात करने वाले को गद्दार वतन का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। सिंध के अंदर अगर आप बात करेंगे तो आपको पंजाबी का आपके ऊपर लेबल लगा दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि जनाब ये पंजाब से है ना, ये लाहौर से है, ये भावलपुर से है, ये फैसलाबाद से है, ये पंजाबी है और ये इसलिए सिंध के खिलाफ बात करते हैं। लेकिन भुट्टो को वो जिंदा करके आपके सामने खड़ा कर देंगे। पंजाब में अगर बात की जाए तो पीका, और फिर आपको यूट्यूबर और यूथिया और इस किस्म के नाम दिए जाएंगे। तो मुल्क के अंदर खुदा के लिए इस बहस से निकलें, आम आदमी की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, लोगों की बात करें, और अब आपको तहरीक जो है वो चलानी पड़ेगी। और दोस्तों, आज इमरान खान की मुलाकात का दिन था, लेकिन तमाम रहनुमाओं को अडयाला जेल जाने से रोक दिया गया। इनमें 4-5 नाम हैं, वहीद खान है, जाहिद महमूद, रमज़ान खान और बाकी लोग। तो मैंने पहले भी कहा था कि तहरीक इंसाफ के लोगों को ये समझना चाहिए कि आप अगर इस दिन को खाली छोड़ेंगे तो क्या होगा। दोस्त चले गए जी, पीटीआई के वक्त मशहद पहुंच गया है, सलमान अकरम राजा हैं और इसके साथ साथ इंतज़ार हुसैन पंजोता हैं, अली एजाज बुटर हैं, हारून नवाज़ हैं। ये तमाम लोग इसमें शामिल थे जिन्होंने मशहद पहुंचकर इमरान खान की नुमाइंदगी की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी की है। काश आप इमरान खान की भी नुमाइंदगी करें और जुमेरात वाले दिन अडयाला के बाहर लोगों की बड़ी तादाद लेकर पहुँचे। सलमान अकरम राजा से ना जब भी सवाल हुआ तो वो ये कहते हैं कि जनाब 3-4 लाख बंदा होगा तो हम तहरीक चलाएंगे, 3-4 लाख बंदा नहीं निकलेगा तो ये तहरीक नहीं चलेगी। तो दोस्तों, इनके इस रवैयों से लगता ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये तहरीक अब नहीं चलाना चाहती और ये इंतज़ार कर रहे हैं किसी सानहे का, किसी खबर का जो जेल से आए और उसके बाद एक नई जंग पार्टी के अंदर शुरू हो जाएगी कि असल वारिस इस जमात का कौन है। आज दोस्तों एक और ख़बर आपके साथ में शेयर कर दूं और ये ख़बर है सोहेल अफरीदी की गिरफ्तारी के हवाले से और रियासत के ख़िलाफ़ तकरीर करने, इल्ज़ाम लगाने का ये केस है और अदम हाज़िरी पर सोहेल अफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार हैं और सोहेल अफरीदी को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म भी जो है वो बरकरार रखा गया। इस किस्म के केसेस अली बिन गंडापुर के ऊपर भी बने, माजी में एक शराब का केस था। आज आप देख लें कि वो केसेस कहाँ गए। ऐसे केसेस बनाए जाते हैं ताकि वक्त पड़ने पर इनको इस्तेमाल किया जाए और इनके ख़िलाफ़ कोई ना कोई कार्रवाई हो जाए, और यही पाकिस्तान में ताकतवरों का हमेशा से तरीका रहा लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करने का। अब आ जाते हैं सरदार अख्तर मेंगल साहब की तनख्वाह का मामला। दोस्तों, खबर ये है कि सरदार अख्तर मेंगल ने बतौर मेंबर कौमी असम्बली 3 सितंबर 2024 से लेकर 11 फरवरी 2026 तक मिलने वाली तनख्वाह और मराद सरकारी ख़जाने को वापस कर दी। तनख्वाह की मद में 78,92,725 रुपये का चेक कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के हवाले कर दिया गया और ऑब्वियसली 78,92,000 वापस ज़रूर हुए। और इन्होंने चूँकि इस्तीफ़ा दे दिया था, इसके बाद ये सवाल हो रहा था कि अगर इस्तीफ़ा दे दिया तो मराद भी वापस की जाएँ। अख्तर मेंगल साहब और बाकी लोग इनके ऊपर जमहूरियत का जो मुकदमा जिस तरह से लड़ना चाहिए था, ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने मुकदमा नहीं लड़ा और ये अपने अपने वक्त में सिस्टम को फैसिलिटेट करते रहे। और दोस्तों, बलूचिस्तान से कुछ अच्छी खबर नहीं आ रही। तफसीलात के मुताबिक बलूचिस्तान में ट्रेन सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया है और महकमा रेलवेज़ ने बलूचिस्तान से ट्रेन सर्विस आज एक रोज़ के लिए मुअत्तल कर दी। रेलवेज़ हुकाम के मुताबिक ट्रेन सर्विस रेलवे ट्रैक पर मुरम्मती कामों के बायस मुअत्तल की गई है, जबकि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल कशीदा है और ये भी वजह हो सकती है कि शहबाज शरीफ का कोयटा का दौरा और वो पहुँच गए जी कोयटा, और कौमी एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत उन्होंने की है वहाँ पर। और इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, गवर्नर बलूचिस्तान जाफ़र खान मंदुखैर और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान भी इसमें शरीक हुए। तो अच्छी खबरें बलूचिस्तान से नहीं आ रही। और दोस्तों, हम पूरी दुनिया की सालसी कर रहे हैं, लेकिन हमारे हालात क्या हैं वो तमाशा बना हुआ है पाकिस्तान का।
और पाकिस्तान की हुकूमत सिर्फ कमेटी कॉन्फ्रेंस खेलती है और सिर्फ अज़्म का इजहार किया जाता है, लोगों को बिठाकर एक दूसरे का हालचाल पूछा जाता है, लेकिन अमली तौर पर हम मुकम्मल नाकामी आपको हर महाज के ऊपर नज़र आएगी। मईशत, दहशतगर्दी, मुल्क के हालात क्या हैं। अब देखें, ये जो बलूचिस्तान का मामला है जिसे हमने बहुत अरसे से लाइट लिया हुआ था और हमने हमारी जो पॉलिसी है वो कहीं भी नज़र नहीं आती। अब हुआ क्या, आपने ईरान के अंदर सालिसी का किरदार अदा किया। आपको क्या लगता है कि इसराइल आपकी सालिसी से खुश था? भारत इसराइल का जो आपस का गठजोड़ है वो पूरी दुनिया देख रही है। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा जी कि हमारी नुमाइंदगी पूरा भारत करता है। किस नज़रिए की नुमाइंदगी करे? जो नेतन्याहू का है। और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं भारत के साथ। तो ट्रेनिंग हो रही है वहाँ पे और वो पाकिस्तान के खिलाफ। बलूचिस्तान के हालात को ख़राब किया जा रहा है। हम सालिसी करें, लोगों के पास जाएं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारी जो सिचुएशन है इसकी किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, इसका किस तरह से अमन आप पाकिस्तान में लेकर आएंगे, ये सबसे आम सवाल है। और आज मैं खबरें देख रहा था जिसमें कहा गया जी कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं पहुँच गए, अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान की सलामती के लिए मसला मुसलसल ख़तरा बनी हुई हैं। ये डार साहब का एक बयान आ गया, बिल्कुल ठीक है, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमने इसके ख़ात्मे के लिए क्या किया। और दोस्तों, किसी को आप कहें ना कि आप बलूचिस्तान जा रहे हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं कि यार बलूचिस्तान के तो हालात ऐसे नहीं हैं। और ख़ासतौर पर पंजाबी वो कार्ड देखकर, आपकी शनाख्ती कार्ड देखने के बाद आपके ख़िलाफ़ उसी वक्त जो है वो हुक्म सादिर कर दिया जाता है गोली का। तो ये हमारे मुल्क के हालात हैं, लेकिन हमने कभी भी ठीक नहीं किया। हम टीवी पर कहते रहते हैं कि हालात सारे कंट्रोल में हैं और दुश्मनों को छोड़ा नहीं जाएगा, अज़्म का इजहार, और सारे बैठ कर ना अपने अपने स्टेटमेंट जारी करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत ज़्यादा हार्श हैं, वो टोटली डिफरेंट हैं। दोस्तों, आपको खबर ईरान और अमेरिका जंग के हवाले से भी मैं आपको अपडेट ये दे दूँ कि एक तो ईरान ने भरपूर तरीके से अमेरिका की धमकी का जवाब दिया और इस्माइल बकाई और इसके साथ साथ वज़ारत ख़ारजा का जो बयान है, तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई साहब ये कहते हैं कि आओ हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। ट्रंप की खार्क जज़ीरे पर हमले की धमकी पर यह ईरान का जवाब है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि महज़्ज़ब और बहादुर ईरानी कौम के लिए तौहीन-आमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल करने से ईरानी कौम की अज़मत कम नहीं होती। ईरान अपनी शाइस्तगी, सकाफ़त और मजबूत अखलाकी अक़दार से जाने जाते हैं। हम बेहूदगी का जवाब बेहूदगी से नहीं, बेखौफी, अजीम हौसले और अमल के साथ देते हैं। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के सीनियर मुशीर मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया कि अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को सख्त सज़ा दी जाएगी अगर ईरान के ऊपर दोबारा किसी किस्म का हमला जो है वो किया गया। तो वहाँ से एक पैगाम बड़ा वाज़े और बड़ा स्ट्रॉन्ग पैगाम जो है वो ईरानी क़यादत की तरफ से दिया गया। दोस्तों, एक ख़बर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, और देखें दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है और हम अफ़गानिस्तान के अंदर फंसे हुए हैं, हम बलूचिस्तान के हालात को ठीक नहीं कर सके। खबर दोस्तों ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यूरेनियम फ़रोख्त करने का फ़ैसला कर लिया है और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हमने जंग जीती, हमने दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारा, सब कुछ ठीक है, लेकिन अब हमें एक कदम आगे जाना होगा। और इंटरनेशनली जो एक इस वक्त अलाइनमेंट हो रही है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं? हम अमेरिका के साथ हैं। अमेरिका कहाँ स्टैंड करता है? अमेरिका अपने फ़ायदे के साथ स्टैंड कर रहा है। खबर के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यूरेनियम फ़रोख्त करने का फैसला किया है, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान इस मामले पर कई बरसों से जारी तातुल खत्म हो गया। एसोसिएटेड प्रेस ने इसको रिपोर्ट किया कि ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने जुमेरात को मेलबर्न में मुलाकात के बाद यूरेनियम की बरामदात से मुतल्लिक इंतजामी मुआहदे का ऐलान किया। दोनों रहनुमाओं ने फौरी तौर पर यह नहीं बताया कि ऑस्ट्रेलिया भारत को कितनी मिकदार में यूरेनियम फराहम करेगा और बरामदात कब शुरू होंगी। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से भारत को यूरेनियम की फराहमी का अमल 2014 में दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदे के बावजूद रुक गया, क्योंकि खदशा जाहिर किया गया कि यह मवाद जोहरी हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया में यूरेनियम के सबसे बड़े मालूम ज़खायर मौजूद हैं, तहम ऑस्ट्रेलिया खुद ना जोहरी तवानाई इस्तेमाल करता है और ना ही जोहरी हथियार रखता है, बल्कि इसके तमाम यूरेनियम ज़खायर बरामद किए जाते हैं। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक भारत 2047 तक 100 गीगावाट जोहरी तवानाई पैदा करने का हदफ रखता है और ये जो भारत का जोहरी अदम फैलाव के मुआहदे का दस्तखत कुनिंदा मालिक नहीं है और ऑस्ट्रेलिया NPT का रुकन होने के बायस ऐसे ममालिक को यूरेनियम फ़रोख्त करने से इनकार करता रहा है। देखें, ये ईरान के मामले में आप उनको इजाज़त नहीं देते कि आपकी सालमियत को ख़तरा है, लेकिन भारत क्या कर रहा है? वो उनसे यूरेनियम ख़रीद रहा है। ख़तरा क्या था कि ये एटम बम बनाएंगे, मज़ीद उन हथियार जो उसमें इजाफा किया जाएगा। तो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी कहाँ है? अगर आप विज़िट करें तो डार साहब एक अपने लाहौर में एक मामले में फंसे हुए हैं, उसके ऊपर मुकम्मल खामोशी है। देखिए, जब आप कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं ना,
तो फिर आपको उनकी बात सुननी पड़ती है जिन्होंने आपको इन कुर्सियों पर बिठाया। डार साहब ने अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमों का हवाला दिया, शहबाज शरीफ साहब कोयटा चले गए, लेकिन फॉरेन ऑफिस कहाँ है? फॉरेन ऑफिस कहीं नहीं है। अगर ये यूरेनियम खरीदा गया, आपके बॉर्डर साथ मिलते हैं, अफगानिस्तान में हालात क्या कौन ख़राब कर रहा है, फिर ईरान की सिचुएशन आपके खिते के ऊपर एक गहरा असर छोड़कर जाएगी। तो पाकिस्तान को सोचना होगा कि हम इस पूरी सिचुएशन में, पूरी इक्वेशन में कहाँ स्टैंड करते हैं। भारत अपनी इकोनॉमी को भी ठीक कर रहा है, वो अमेरिका उसे कहता है कि तेल खरीदो रशिया से और बेचो इंटरनेशनल मार्केट को और यूरोपीय यूनियन के ममालिक को, लेकिन हमें कहा जाता है कि तुमने सिर्फ तारीफ़ करनी है। बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, इन तारीफ़ों का क्या फ़ायदा हुआ, ये आने वाला कल आपको इसका जवाब देगा। जो तारीख पाकिस्तान में आज लिखी जा रही है, कल आपको बताएगा कि 2026 की फॉरेन पॉलिसी ने पाकिस्तान को किस तरह से नुकसान पहुंचाया, और ये पॉलिसी सिर्फ कुछ अफराद के इर्द गिर्द घूम रही थी, उनकी अपनी बका का मामला था, लेकिन पाकिस्तान इस पूरी इक्वेशन में कहीं भी मौजूद नहीं था। दोस्तों, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।